माइनॉरिटी के साथ हैं और माइनॉरिटी ने कल ये काला पट्टा बांधा था इस प्रोटेस्ट में इस सरकार के खिलाफ और हम उसके साथ सॉलिडेरिटी में हैं। कट्टरपंथी मौलानाओं की ये चाल है और उसी चाल में विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग उस चाल को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है फैज, क्या है ये बिल्कुल ईद का राजनीतिकरण भी है और कट्टरपंथी मौलानाओं की चाल भी है और ये उसका टूल बनते नहीं है, ये वामपंथी लोग मुसलमानों को टूल बनाते हैं। और मेरे साथ ये भी है, इस पे ये जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी जरूरत है। ये कल मुसलमानों ने बांधा था। नहीं तो आप यहाँ ये स्टूडियो को भी ये सियासत का अखाड़ा बना रहे हैं। ये मैसेज है, ये देश आपका चैनल देखता है, आप एक बड़े एंकर हैं, बड़ा शो है आपका, मैसेज जाना चाहिए ना। नहीं मैसेज क्या जाना चाहिए कि ये है कि आप संविधान में यकीन नहीं रखते, कि आप संविधान में अकीदा नहीं रखते, आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं। मैसेज नहीं, संविधान की प्रक्रियाओं के तहत होने वाले एक अमेंडमेंट पे आप यकीन नहीं रखते, आप ये संदेश देना चाहते हैं। माइनॉरिटी के साथ हैं और माइनॉरिटी ने कल ये काला पट्टा बांधा था इस प्रोटेस्ट में इस सरकार के खिलाफ और हम उसके साथ सॉलिडेरिटी में हैं। आप हमें आपने ये अपनी बाजुओं पर नहीं बांधा है, ये जेपीसी की गर्दन पर आपने अपनी संवैधानिक प्रक्रियाओं के माथे पर ये उंगली उठाई है। हम उस बिल को और उस ड्राफ्ट को इलीगल मानते हैं तो हम ये बांधेंगे और जो नए अमेंडमेंट्स ला रहे हैं ये और इनकी सरकार। विवेक श्रीवास्तव आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जी। उसके बाद हम मानते हैं, आप कितना जानते हैं कि क्या किया गया है, लेकिन आपको मैं हाईजैक नहीं करने दूंगा। हमेशा की तरह आज आप काली पट्टी बांधकर आ गए हैं, कुछ ना कुछ आप ऐसा करते हैं कि सारा कुछ आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। पहले मैं जरा फैज साहब से मुखातिब होता हूं। फैज साहब, भी मुसलमानों की तरफ तवज्जो कम रहती है आपकी। ये मुसलमान नहीं मानते आप इनको, ये तो संघी है। तो जो संघी है नहीं, आपकी निगाह में अगर कोई संघी है और वो संघ से जुड़ा होने के साथ मुसलमान भी है तो आपकी निगाह में वो मुसलमान नहीं है। तो कौम के लिए बात करें, अपनी कौम के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, देश के संविधान के लिए बात करें ना, एक हिंदूवादी एजेंडा को रिप्रेजेंट। आग क्यों लगती है मैं बताता हूं, जरा वो सुना दीजिए जिस वजह से आग लगती है, उसके बाद में इस आग को बुझाने का कार्यक्रम भी करता हूं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। ईद की ये आपसे ज्यादा हिंदू भी हैं और आपसे ज्यादा मुसलमान भी हैं, आपसे ज्यादा सनातनी भी हैं और आप इनकी तरफ उंगली उठा रहे हैं। ये सुना करके आप एक लाइन सुना दीजिए, उन्होंने जो आयत पढ़ी वो सुना दीजिए जी, या उन्होंने जो देवी की स्तुति की वो सुना दीजिए। आप ऐसा करें, आप मेरे ऑनरेबल प्यारे प्रधानमंत्री को जरा टोपी पहना दें एक बार, जो उस भाई ने पहनी हुई है। आप टोपी लगा के आए हैं ना, प्रधानमंत्री नहीं पहनना चाहता है टोपी, आप पहना दे टोपी। आप कौन सा टोपी पहन के आए? राष्ट्रीय टोपी को क्या पैमाना बनाना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, ये एक मुसलमान को या एक हिंदू को एक दूसरे के टेक्स्ट को, धार्मिक ग्रंथों को रटने की जरूरत नहीं है। टोपी आप अगर ये नहीं जानते फिर भी आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। इबादत के लिए होती है, सियासत के लिए नहीं होती है। और सियासत के मंच पर मोदी जी ने इबादत का इस्तेमाल नहीं किया। जो लोग इफ्तार पार्टी का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, नमाज, ईद और दरगाहों का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, काली पट्टी बांधते हैं, उन लोगों को मोदी जी ने जवाब दिया। उन लोगों को सियासत में जरूरी है, रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। नहीं छोड़िए, ये आपने काला चश्मा क्यों लगाया हुआ है? आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रोटेस्ट है हमारा। नहीं तो प्रोटेस्ट काला चश्मा लगा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इस तरीके के तो आपके प्रोटेस्ट हैं। आप मुझको लग रहा है, पता नहीं, मुझे तो टेप टाइप का दिखाई दे रहा है जो आपने ये पट्टी बांधी हुई है। सिंबोलिज्म है, नहीं सिंबोलिज्म, और इन्होंने सिंबोलिज्म में काला चश्मा। अब जरा मैं ये देख लेता हूं, ये देखिए जरा, असल में विवेक श्रीवास्तव को जो नजर आ रहा है वो मैं बता देता हूं क्या नजर आ रहा है। उन्होंने कितना पढ़ा है वक्त के अमेंडमेंट को, वो कहां कहां पर समझते हैं कि वाकई कहीं गुंजाइश है, वो आप जानिए। ये जरा देख लीजिए, ये जो काली पट्टियां यहां पर बंधी दिखाई दी थी, ये बड़ी सारी तादाद में ईद मनाने वाले लोग, वो लोग जो ईद की नमाज के लिए पहुंचे हुए थे, वो कई जगहों पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह प्रोटेस्ट है और इतनी भीड़ को देखते हुए विवेक श्रीवास्तव को यह नजर आया कि ये तो मैं उनसे कनेक्ट कर सकता हूं अगर मैं यहां हाथ में काली पट्टी बांध लूं। वक्फ बिल के विरोध में ये जो काली पट्टी वाली मुहिम चल रही है, ये ईद का राजनीतिकरण हुआ है, ये विरोध का वाजिब तरीका है क्योंकि इसका हक है।
और कट्टर या फिर कट्टरपंथी मौलानाओं की ये चाल है, और उसी चाल में विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग उस चाल को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है फैज, क्या है ये बिल्कुल ईद का राजनीतिकरण भी है और कट्टरपंथी मौलानाओं की चाल भी है, और ये उसका टूल बनते नहीं है। ये वामपंथी लोग मुसलमानों को टूल बनाते हैं। कैसे? आप देखिएगा, ये इस देश का विभाजन जो हुआ है, इस देश के विभाजन को इस्लामिक चरमपंथियों ने किया। भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, फिर बांग्लादेश भी अलग हो गया। ये सब इन लोगों की चाल है। जब 1962 में चीन ने इस देश पर आक्रमण किया था, तो ये लोग आरती की थाली लेकर चीनी सेना का स्वागत कर रहे थे। कोई नहीं, चीन से देश चलेगा, आज भी ये चाहते हैं। मॉस्को से चलेगा, क्यूबा से चलेगा। चीन में इस्लाम की हालत क्या है? चीन में इस्लाम की हालत क्या है? उइगर मुसलमानों की क्या हालत की गई है? चीन में मस्जिदों को उड़ाया जा रहा है, कुरान शरीफ का अपमान किया जा रहा है, दाढ़ी नहीं रखने दिया जा रहा है, टोपी नहीं रखने दिया जा रहा है, और यहां पर आकर ये बताते हैं मुसलमानों के शुभचिंतक है, हितचिंतक है। ये दोहरा मापदंड अपनाते हैं, हमेशा अपनाते हैं। अब एक मिनट, आप चीन गए? अरे आप चीन गए हैं? चीन गए हैं? देखा है आपने वहां क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। मस्जिद तोड़कर टॉयलेट बना दिया गया, देखा है आपने? ऐसा है। आपने वहां जो धार्मिक किताब है उसका चीनीकरण कैसे कर दिया गया, ये मालूम है आपको? और ये तो पता नहीं कितना, ये वामपंथी कितने हैं। अगर आपको चीन के बारे में ये पता नहीं है विवेक श्रीवास्तव, आप किस दुनिया में रहते हैं विवेक श्रीवास्तव? देश को अमेरिकी मीडिया और अमेरिका की कॉलोनी ना बनाएं, अमेरिकन प्रोपोगेंडा को यहां ना बेचें। भाई देश तुंग की विचारधारा से नहीं चलेगा। लगाए हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कंप्लीट चाइनीज चश्मा लगाया हुआ आपने। हाँ। ये हिंदू ग्रंथों को रटाया उच्चारण करने से भारत में आपने क्यों नहीं रख दिया? उसकी जरूरत नहीं है। आपने क्यों नहीं रख दिया? हिंदू सुन लीजिए, तो अगर मैं इस मुसलमान भाई से प्रेम करता हूं तो इसके लिए खड़ा होना है, उसके लिए मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। प्रस्थान त्रयी है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, गीता है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान की बात होती है, पुराण की बात होती है, तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय की बात होती है, 16 संस्कार की बात होती है, गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतों, नयनजात, कर्म, नामकरण, निष्करण, प्राशन, उपनयन, आप नफरत करते हैं। विवेक श्रीवास्तव, आप 5 संस्कार बता दीजिए, जब भी लाइन से बता दीजिए 5 संस्कार। आप सुनिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 5 संस्कार बता दीजिए। मैं सब बता रहा हूं। उनको पहली चीज, उनको सनातन के पूरे संस्कार मालूम है। नहीं, मैं आपको एक श्लोक नहीं मालूम, जरूरी है, आपको एक आयत नहीं मालूम, आपको एक संस्कार नहीं मालूम, और आप कहते हैं कि मेरे को सब पता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, I know the constitution of this country. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री क्या कहता है? कि मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री कहता है कि चुनी हुई सरकार को संविधान में आवश्यक संशोधन करने का हक है। या कुरान को रट करके इंप्रेस करने की मुसलमानों को जरूरत नहीं है। मैं मुसलमानों का भाई हूँ, देश का पालन करूं, खड़ा होऊंगा, देश की अजमत बताऊं, देश की माइनॉरिटी है, मैं ड्रामा नहीं करता, तो ये मैं इंप्रेस नहीं करता। अरे मैं अपनी मां की इज्जत करूंगा, तो मैं किसी को इंप्रेस करने अपनी मां की इज्जत नहीं करता हूं, क्योंकि मैं अपनी मां की इज्जत करता हूं। ये सर्टिफिकेट आप मत दीजिए, कौन ढोंगी है कौन नहीं। नहीं, एक सेकंड, जरा ये भी देखिए, क्या ये देश में स्थिरता फैलाने की, ये देश में शांति लाने की कोशिश है? जरा ये भी दिखाइए। धर्म संकट में नेक्स्ट प्ले कीजिए प्लीज। जो हो रहा है वो मुल्क को आग लगाने के लिए, दस्तूर को आग लगाने के लिए हो रहा है। ये मैं तलमाई से कबूल नहीं करेंगे। क्या आप इस सौगात को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए हड़पना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए यह किया जा रहा है। मदनी क्यों कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन मुसलमानों को हटाने के लिए, यह क्यों कहा जा रहा है? फैज साहब, इतने सारे लोग वहां विरोध के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, ये AIMPLB आप देख रहे हैं, वो तो हश्र तक की बात कर रहा है कि देख लेना। ये क्यों किया जा रहा है? बुझते हुए चंद बासी चरागों, तुम्हारे ये काले इरादों की दुनिया, हमारी नई पीढ़ी को मोहब्बत बांटकर जाना चाहिए, तो ये लोग नफरत बांटकर जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है, ये रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है, यानी कि पूर्व में
किसी तरह का कोई निर्माण हुआ उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वो बात बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं। आप सुन लीजिए, अमित शाह रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। किसी की जहां पर मस्जिद है नहीं छीनी जाएगी, किसी कोई रेट्रोस्पेक्टिव हेयर ऑन यहां से पहले नहीं, इसके आगे एक व्यवस्था लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अरे लोग दिखा रहे हैं, ऐसा ही है। देश के गृह मंत्री ने टाइम्स, अरे मुमताज जी बात सुनिए, चिल्लाने से नहीं होता, बात सुनिए, अरे बात सुनिए, जुमला नहीं। देश के गृह मंत्री ने टाइम्स नाउ नव भारत के कॉन्क्लेव में ये बात कही थी। अरे बात तो सुनिए आप। उन्होंने कहा कि किसी की भी जमीन छीनी नहीं जाएगी, रेट्रोस्पेक्टिव कुछ लागू नहीं होगा। कि वो जो आप कह रहे हैं ना कि पेपर कहां से लाएंगे, रेट्रोस्पेक्टिव कुछ लागू नहीं होगा, इसके बाद की बात है। इसका मतलब ही नहीं समझता, दिखाएं सारी चीजें बताएं। वही तो, अरे गृह मंत्री सामने आकर कह रहे हैं ना, तो मेरे एक बात समझ में नहीं आती। ये मुमताज जो लगातार बोल रहे हैं, एक बात आप बताइए, दर्शकों आप देख रहे हैं, अभी बिल का असल में ड्राफ्ट क्या है दुनिया के सामने आना बाकी है। जेपीसी के बाद वो उसने किस तरीके के प्रारूप में उसको प्रस्तुत किया है। दूसरे देश के गृह मंत्री ये भी कह रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इसको लागू नहीं किया जाएगा। तो ये अपने हिसाब से पिक एंड चूज करके कुछ एक भ्रम बनाकर दुनिया को और देश को एक गलत संदेश देने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये जरा बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपकी नीयत एक ही है कि मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीन लिया जाए। यह इनका हिंदुत्व का एजेंडा है कि हम अपनी शरीयत पे ना चल सके, अपने मजहब पे ना चल सके। अब देखिए, वक्फ बिल के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की कौन सी दलील ऐसी है जिसमें आपको दम लगता है? इससे मस्जिदें कब्रिस्तान छिन जाएंगे, ये एक विकल्प। दूसरा, यह मुसलमानों के धार्मिक मसले में घुसपैठ है। या फिर तीसरा, बैरिस्टर ओवैसी पढ़े लिखे दिखते हैं लेकिन असल में बहुत बार वो बरगलाने का काम करते हैं। आपकी निगाह में क्या है? बिल्कुल, ये बैरिस्टर ओवैसी बरगला रहे हैं और मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत और गंदा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा, हमारे देश के गृह मंत्री जी कह चुके हैं, और ये हिंदुत्व का जो एजेंडा है, कह रहे हैं ना, हिंदुत्व का ही एजेंडा है, जिसके कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने के बाद भी सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं। वो ये क्यों माने कि आप जो कह रहे हैं वो सही है और ओवैसी जो कह रहे हैं वो गलत है? क्योंकि इनका खुद का कहीं ना कोई मफाद छुपा हुआ है, ओवैसी का मफाद छुपा हुआ है। कई सारी हो सकता है इनकी जमीनें वक्फ की जो लोग कब्जा करके रखे हुए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कब्जा करके रखे, वो सब छीनने वाला है। ट्रांसपेरेंसी आने वाली है, कलेक्टर के पास जाने वाला है, कोर्ट के पास जाने वाला है मामला, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। 2 गैर मुस्लिम भाई आ जाएंगे, 2 महिलाएं आ जाएंगी, ट्रिब्यूनल का जो एकाधिकार है वो खत्म हो जाएगा। इनकी असलियत सब कुछ बाहर आने वाली है, इसलिए मुसलमानों को वर्गला रहे हैं। मुमताज साहब, और आपने क्यों, जो लोग शांत हैं आपके साथ पैनल में, उनको बोलने का मौका नहीं देंगे क्या? आप चश्मा लगा के आ गए, काली पट्टी बांध के आ गए, मतलब बाकी सबके मुंह में टेप लगा देंगे क्या? आप आप केवल ये बताइए टेक्निकली कहां गलत बोला उन्होंने? कहां गलत है? नंबर 1, जो वक्फ का ट्रिब्यूनल है उसके अंदर स्टेट के हाई कोर्ट का जज बैठता है कि नहीं बैठता है, ये बताइए आप। दूसरी बात, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कमिश्नर्स ये कंट्रोल करने लगेंगे, डिसीजन मेकिंग में आएंगे, तो इस देश के जो पॉलिटिकल हेड्स हैं ये उस वक्फ की प्रॉपर्टी को खाएंगे और संघ इस जमीन पे जो वक्फ की है कब्जा करना चाहता है, आप जैसे लोगों को मोहरा बना करके, और आप मोहरा बन रहे हैं। जब सुनिए, जब इंद्रेश जी ने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का संचालन किया, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा था। लोगों को लगा कि संघ मुसलमानों को लेकर के चलेगा, इस देश का हिस्सा मानेगा। जो डिविजिवनेस आप लोगों में 1947 के पहले से थी वो नहीं होगी, लेकिन हम डिसअपॉइंटेड हैं, सब डिसअपॉइंटेड हैं, जी को इतना सारा मालूम है। सिर्फ मुसलमानों में से उन चंद लोगों को लेकर के मोहरा बना। नहीं, अरे ये बताइए सर, नहीं, अब जरा मैं आपसे मुखातिब हूं, हारिस साहब से बात करने दीजिए मुझे। आपने बता दिया सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव है असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन। आप मैं दावा करता हूं, बस आपने बोल दिया, मेरी बात सुनिए। अगर आप पूरी दुनिया में राष्ट्रीय कोई भी उत्तर सुनिए, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, मेरा उत्तर सुनिए। आप जब तक मैं बता रहा हूं एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं है, नहीं सुनाएंगे, ये उत्तर ही नहीं सुनना चाहते हैं। ये राष्ट्रीय पूरी दुनिया में आपने कहा है तो आप बात क्यों नहीं सुन? बात सुनिए, हाँ बोलिए। पूरी दुनिया में जी मुसलमान फिरकों में बटा हुआ है, सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी और तमाम अहले हदीस।
इन सबको एक मंच पर लाने का काम लखनऊ सम्मेलन में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच माननीय इंद्रेश जी की क़यादत में हुआ। नहीं तो आज भी सुन्नी शिया के नाम पर दंगे और फसाद होते हैं। ये काम संघ ने किया, ये काम माननीय इंद्रेश कुमार जी ने किया। और हमें गर्व है इस बात का कि हम हिजबुल मुजाहिदीन, लश्करे तोयबा, माओवाद, इंडियन मुजाहिदीन, लश्करे झांगवी और बोको हराम संगठन के सदस्य नहीं है जो